तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तुमने कर भी लिया होगा थोड़ा बहुत रिवीजन, तो रिवाइज हो जाएगा एक तरह से, और कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन की बात करें, रिलेशन एंड फंक्शन। पहला टॉपिक क्या है? रिलेशन। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो रिलेशन दो टाइप से आते हैं। एक रिलेशन होता है सेट ए से बी, और एक रिलेशन होता है सेट ए से ए। सेट ए से बी और सेट ए से ए। जो सेट ए से ए है ना, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम का है। 12th क्लास के अंदर हम इस पर जो है ना टाइप्स स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स। इसको बोलते हैं रिलेशन आर इन सेट ए, या फिर बोलते हैं रिलेशन आर ऑन ए, या आर इन इटसेल्फ सेट ए। ये रिलेशन हो गया रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें पता है कि रिलेशन इज ऑलवेज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां पर रिलेशन क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रिलेशंस की, नंबर ऑफ रिलेशंस जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी या ए टू ए। अगर ए टू बी की बात करेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और अगर यहाँ पर बात करूँ कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट बनेंगे उनका प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर इटसेल्फ ए क्रॉस बी एक रिलेशन है, और ये वाला जो रिलेशन ए क्रॉस बी है ये हमारा सबसे लार्जेस्ट रिलेशन पॉसिबल है, जिसको हम यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं। अगर मैं इस पर कुछ कंडीशन लगा दूं कि x रिलेट्स टू y, कैसे कर रहा है रिलेट कि x y का सबसेट है, मतलब अगर सेट हो तो अभी एलिमेंट है तो x और y नंबर्स हैं, या x और y एनिमल्स हैं, x और y पीपल हैं, x y कुछ भी है, तो x और y का रिलेशन जैसा भी होगा वो रिलेशन अगर बता दें तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएंगे, कुछ ऑर्डर स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर में आपको पता होना चाहिए कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 और x2 y2 जो है वो इक्वल हैं, तो इनके अंदर क्या होगा? फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा, तभी ये इक्वल होंगे। और ये वाइजा वर्सा भी ट्रू है, ठीक है। तो x रिलेट्स टू y में हमें क्या दे रखी होगी? कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी। अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो गई जो जिसको कोई भी ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इन दैट केस रिलेशन क्या आ जाएगा हमारा? फाई, यानी कि कैसा रिलेशन आ जाएगा? एम्प्टी रिलेशन आ जाएगा। एम्प्टी रिलेशन यानी नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन, नल या वॉइड रिलेशन, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन जो यूनिवर्सल है और जो नल रिलेशन है, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट हो गया और ये सबसे छोटा हो गया, नल हो गया, ठीक है। ये दोनों टाइप के रिलेशन ए क्रॉस बी में भी होते हैं और ए क्रॉस ए में भी होते हैं। इसके बाद जो अलग टाइप और जो अब टाइप बता रहा हूँ वो सारे हम किस में स्टडी करेंगे? ए क्रॉस ए में। तो अब हम ए क्रॉस ए पर आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो अब हम ए क्रॉस ए के ऊपर 12th क्लास के स्पेसिफिक टाइप पर आते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि रिलेशन ए क्रॉस ए पर है, तो रिलेशन ए क्रॉस ए का क्या होगा? सबसेट होगा। देन इट इम्प्लाइज आर मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अच्छा, अब यहाँ से देखें कि अगर हमें देखना है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो क्या डेफिनेशन है उसकी? x रिलेट करना चाहिए x से फॉर ऑल x जो किसको बिलोंग करते हैं? a को। ये डेफिनेशन है, x मस्ट रिलेट्स टू इटसेल्फ x फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू a, जिस पर आप रिलेशन देख रहे हो। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इफ इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आपको कम से कम ये साइन किस चीज का होता है? देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x विच बिलोंग्स टू सेट a फॉर विच x does not relates to x, यानी x उसी x से रिलेट ना करे। अगर हम ये लिखें या फिर हम x को x बिलोंग्स टू रिलेशन लिखें, एक ही बात है, इन दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ x को x डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो भी मीनिंग सेम है, ठीक है।
अब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसके लिए मेन फैक्टर काम करता है आपका सेट ए कैसा है, नेचुरल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट है। मतलब आप उस सेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो कि जो एलिमेंट अपने आप से रिलेट ना करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसके अंदर ये नेचुरल नंबर पे हो ना अगर a और b, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। कोई भी नेचुरल नंबर उसके स्क्वायर से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन अगर यही रिलेशन मेरे पास अगर रियल नंबर के सेट पर आ जाए तो 1/2 के लिए ये फॉल्स है, क्योंकि 1/2 1/4 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। 1/2 1/8 के लिए भी अगर क्यूब आ जाए तब भी, 4 पावर आ जाए तब भी, ठीक है। तो अगेन डिपेंड किस बात पर करता है कि ए सेट कैसा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, सभी के लिए ट्रू होना चाहिए, और नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए कोई एक भी मिल गया जिसके लिए ट्रू नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है, सिमेट्रिक के लिए आप कोई भी एलिमेंट पिक करते हो, दो एलिमेंट ए सेट के, और देखते हो कि इफ x रिलेट टू y, यानी ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए पहली कि x रिलेट्स टू y है, देन इफ इट इम्प्लाइज देन इम्प्लाइज y रिलेट्स टू x। यहाँ पर फॉर ऑल की कंडीशन नहीं होती, यहाँ पर कंडीशन सिर्फ इतनी होती है कि जो एक्स वाई है वो कहाँ से लिए गए हैं, सेट ए से। तो सेट ए से कोई भी दो आर्बिट्ररी मेंबर मैं ऐसे चूज करूंगा जिनमें एक्स वाई को क्या करे, रिलेट करे। अब एक केस की ऐसा मेंबर मिल सकता है, दूसरा केस ऐसा मेंबर नहीं मिल सकता, नहीं मिलता। इन केस अगर हमें ऐसा कोई मेंबर नहीं मिला, स्टिल द रिलेशन विल बी सिमेट्रिक। जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, फिर भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए ए सेट लिया मैंने 1 2 3 और रिलेशन जो है वो लिया मैंने 1,2। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, नॉट सिमेट्रिक है इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ordered pair x, y which belongs to relation but y, x does not belong to relation। तो यहाँ पर एक एग्जिस्ट करता है 1,2 लेकिन 2,1 नहीं है। अगर ये रिलेशन मैंने ऐसे बना लिया 1,1 तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। आपको पहला केस ही नहीं मिला कि x रिलेट्स टू y करता है, 1 1 से रिलेट करता है, वो तो इक्वली हो गया, x x से करता है, x x तो हमेशा, यानी रिफ्लेक्सिव अगर सिर्फ यही वाले एलिमेंट होंगे x, x वाले होंगे तो वो तो सिमेट्रिक भी होंगे हमेशा। अगर x y से करता है और x और y डिफरेंट है तो y x से करना चाहिए, अगर नहीं करता तो सिमेट्रिक नहीं है, अगर करता है तो सिमेट्रिक है, ठीक है। और जैसे अब यहाँ पर 1,2 और 2,1 लिख दिया मैंने, तो अब ये सिमेट्रिक हो गया। अब हमने फॉर ऑल के लिए थोड़ा ना चेक किया, अब कोई कहेगा सर इसमें 2 3 नहीं है, 3 2 भी कहाँ है, फिर तो हमें वो चेक ही नहीं करना, जो है उसका तो रिवर्स है ना। और ध्यान रखो कि इसका रिवर्स है तो इसका भी यहाँ ये रिवर्स हो गया, तो 2,1 का 1,2 हो गया। तो इसका मतलब अगर x y से रिलेट करता तो y भी x से रिलेट करेगा, करता है तो सिमेट्रिक है, और नहीं है सिमेट्रिक तो आपको एक एलिमेंट प्रोड्यूस करना होगा। अगेन सिमेट्रिक है या नहीं है इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सेट कैसा है, कि आप उसमें सेट में एलिमेंट ले सकते हो या नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव के लिए x अगर y से रिलेट करता है और y अगर z से रिलेट करता है तो x किस से रिलेट करना चाहिए, z से। तो इट इम्प्लाइज x रिलेट्स टू z वेयर, इसमें भी फॉर ऑल की कंडीशन नहीं है, वेयर x y z ये किसको बिलोंग करेंगे, सेट a को। और ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पता होना चाहिए ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, सिमेट्रिक कब नहीं होगा। अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए, इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट x रिलेट्स x y z मिल जाए ऐसे, सच दैट x रिलेट्स टू y एंड y रिलेट्स टू z, बट x डज नॉट बिलोंग टू z, x z को बिलोंग नहीं करता। अगर ऐसा हमें मिल जाए, देयर एग्जिस्ट ये हो जाए, देन वी से द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर मैं यहाँ पर ये नोट लगा दूँ, that does not exist any x relates x y belongs to relation for which y x does not belong to relation, then this relation will be itself symmetric, है ना। और ये इन चीज़ों का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। जैसे 1,3 है और मेरे पास जो सेट है, रिलेशन है 1 3 से 1 3 पर ही, कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं, 2 की पावर 4 16 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन है मेरा 1,3, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है क्योंकि ट्रांजिटिव होने के लिए पहले दो तो मिले ना, फिर तीसरे वाला चेक करेंगे, एक ही मिला तो हमेशा होगा, यानी सिंगलटन सेट वाला, जो सिंगलटन सेट वाला रिलेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिंगलटन सेट वाला, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसमें देयर डज नॉट एग्जिस्ट लगा दूं तो फिर और क्या बन जाएगा, वो सिमेट्रिक बन जाएगा। जो एम्प्टी रिलेशन है हमारा, नल रिलेशन है, वो रिलेशन बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक भी हो जाता है और
ट्रांजिटिव भी हो जाता है। तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव ऑलवेज, बट इट विल नेवर बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि जो रिलेशन आप ले रहे हो ए सेट से ए सेट पर, ये ए सेट कैसा है हमारा? नॉन एम्प्टी। अगर नॉन एम्प्टी है तो उसके अंदर एक एलिमेंट तो होगा, एक एलिमेंट होगा तो उस एलिमेंट का उस एलिमेंट से रिलेशन तो होना ही चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव बन सकता है। तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इन केस अगर ये खुद ही एम्प्टी सेट हो गया तो फिर एम्प्टी रिलेशन एक ही रिलेशन बन सकता है। अगर मैं कहूँ रिलेशन फ्रॉम 5 to 5, वैसे तो क्या ही बात है, लेकिन 5 to 5 एम्प्टी टू एम्प्टी, ए सेट भी एम्प्टी है और बी भी एम्प्टी सेट है, तो कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं? 2 की पावर 0 दैट इज 1, इटसेल्फ 5 बन सकता है। अब ये रिलेशन बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी भी बनेगा, यूनिवर्सल भी बन जाएगा, नल भी बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी बन जाएगा, सिमेट्रिक भी बन जाएगा, इक्विवेलेंस भी बन जाएगा, ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। इसके पास सब कुछ है, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ है होगा ही नहीं इसके पास, तो सब कुछ ही है इसके पास। ये कह सकता है मेरे पास सब कुछ है, जब इसके बेसिक पेरेंट्स के पास ही कुछ नहीं है तो वो उसके पास कुछ नहीं है, और ना होने के बाद भी सब कुछ है। तो ये बड़ा एक स्पेशल केस बन जाता है। चलो, अभी जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये मेन थे जो जिन पे बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा आपको और भी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, और नल रिलेशन तो पता लगी गया, यूनिवर्सल भी पता लग गया। आइडेंटिटी रिलेशन को हम आइडेंटिटी आई और ए से दिखा देते हैं। तो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ये हमारा रिलेशन क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है, और ये बन गया हमारा। वैसे इसको मैं थोड़ा सा और सही करके लिख दूं, सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा एक्स सच दैट एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, या एक्स रिलेट्स टू एक्स, कैसे भी लिख दूं, और एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए? ये को। मतलब कि अगर मेरे पास रिलेशन 1 2 3 है, मतलब मेरे पास सेट ए 1 2 3 है, तो रिलेशन 1 1 2 2 3 3 यही है रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब कि अगर मैं सर्कल बनाऊं और इसके अंदर मैं ले लेता हूं कौन सा रिलेशन, एक और सर्कल, तो इसके अंदर ले लेता हूं आइडेंटिटी, और यहां पर कौन सा रिलेशन हो गया? रिफ्लेक्सिव। तो ऑल आइडेंटिटी आर रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिफ्लेक्सिव आर नॉट आइडेंटिटी। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, आइडेंटिटी भी होगा। लेकिन अगर रिलेशन में ऐसा ले लूँ 1 1 2 2 3 3 और 1 3, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा बट आइडेंटिटी नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा क्या? इन तीनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगल एलिमेंट आया है 1 3, अब ट्रांजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो कोई अलग एलिमेंट आता है तो आपने ना देखना है कि ये ए कोमा बी है या एक्स कोमा वाई है, तो अगला वाई कोमा जेड होता है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा एलिमेंट है? सिर्फ यही है, लेकिन उसके पीछे क्या लगा हुआ है? 3। तो अगर 1 3 देखें, 3 3 देखें तो क्या मिलना चाहिए? 1 3 मिलना चाहिए, वो तो इटसेल्फ यही है। तो कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आती ही नहीं है। इसका मतलब हम ये नहीं प्रूव कर सकते ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इट हैज़ टू बी ट्रांजिटिव। ठीक है, चलें आगे। इसके बाद एंटीसिमेट्रिक एज सच कोई पूछता नहीं है इतना, लेकिन फिर बता देता हूँ। एंटीसिमेट्रिक में हम ये कहते हैं कि रिलेशन मान लो ए सेट से ए सेट पर है, और ए किससे रिलेट करता है? इफ ए रिलेट्स टू बी एंड बी रिलेट्स टू ए, तो ये सिर्फ तभी होना चाहिए जब ए किसके इक्वल हो? बी के। थोड़ा एग्जांपल से समझोगे तो क्लियर रहेगा ज़्यादा। मान लो 1 2 3 है और रिलेशन ए सेट है 1 2 3, और रिलेशन ले लिया हमने ए सेट पर आर फ्रॉम ए टू ए। अच्छा, एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन आता ना कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेशन विच आर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, या इस टाइप के 4-5 लेता है। तो 3 एलिमेंट जरूर ले लेना सेट में, 2 पे मत बनाना। कई बार 2 पे बनाते हैं ना तो कोई उसकी कंडीशन अप्लाई नहीं होती, आपको लगेगा कि हमसे बन ही नहीं रहा है। 3 एलिमेंट ले लेना। 4 लोगे तब भी प्रॉब्लम है, 4 लोगे तो वो ज़्यादा ही हो जाएंगे। जैसे ले सकते हो 4 भी, पर मिनिमम 3 तो लेना। आर एक रिलेशन लिया ए टू ए पर, अब मान लो मैंने रिलेशन लिया 1 2 और 2 1, सिमेट्रिक तो है। क्या ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है? तो आंसर क्या आएगा? नहीं, एंटीसिमेट्रिक नहीं है। ए बी को रिलेट करता है 1 2 को, 2 1 को करता है, बी ए को करता है। तो ए और बी क्या होने चाहिए? इक्वल। क्या 1 और 2 इक्वल है? नहीं, तो ये एंटीसिमेट्रिक
नहीं है, क्या है, सिमेट्रिक है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक दोनों भी हो सकते हैं, दोनों नहीं भी हो सकते, कोई एक होगा दूसरा नहीं होगा। अब ये था सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं एक और रिलेशन लेता हूँ R1, लेट्स से इस रिलेशन को ले लेता हूँ मैं 1 1, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? यस। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है? बिल्कुल है, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक ना होने के लिए आपको कंडीशन ऐसी एग्जिस्ट करानी पड़ेगी कि ए बी के इक्वल ना हो, जो कि यहां पर नहीं हो रही। अब तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं R3, मैंने रिलेशन लिया मैंने 1 2। अब ए बी को रिलेट कर रहा है, दूसरी कंडीशन बी ए को, ये तो कंप्लीट ही नहीं हो रही है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा? हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब कौन सा एग्जांपल रह गया? देखो ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ। अब कौन सा रहेगा जिसमें दोनों ना हो? ऐसा कोई रिलेशन लेते हैं जिसमें एंटी सिमेट्रिक भी ना हो और सिमेट्रिक भी ना हो। मान लो मैंने 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, सिमेट्रिक हो गया और एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ। 2 3 भी ले सकता हूँ ना, 1 2 3 है। मान लो मैंने 1 और 2 का ही लिया होता तो फंस जाते हैं कि 3 ही नहीं था, फिर दिक्कत आ जाती। अब बताओ ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? एक तो मिल गया ना 2 3 जिसके लिए 3 2 नहीं है। और क्या एंटी सिमेट्रिक है? नहीं, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। चलिए आगे। आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है? आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, बिल्कुल होता है। सिमेट्रिक होता है, होता है। ट्रांजिटिव होता है, ये भी होता है। इक्विवेलेंस होता है, बिल्कुल होता है। सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन जो इक्विवेलेंस हो वो कौन सा होता है? आइडेंटिटी। सबसे स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी और सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सल। क्या ये एंटी सिमेट्रिक भी होता है? यस, ये एंटी सिमेट्रिक भी होता है। क्लियर? क्या ये इनवर्स भी होता है? हाँ। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इज इटसेल्फ आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? आर इनवर्स। ये रिलेशन होता है अगर आपका आर रिलेशन है x, y वाले एलिमेंट्स का पेयर, x रिलेट्स टू y करता है तो yx आ जाएगा हमारा इनवर्स रिलेशन। इसमें क्या हो जाएगा? y रिलेट्स टू x। अगर a डिवाइड्स भी है तो b डिवाइड्स हो जाएगा। ठीक है, अगर y आपका x + 2 है तो x की वैल्यू क्या निकल गई? y - 2। तो इनवर्स रिलेशन में आ जाएगा x y से रिलेट करेगा x y - 2, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एंटी सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन हो गए। इसके बाद मैंने कुछ बातें बतानी है, मैंने नोटिंग पॉइंट्स बना रखे हैं जो तुम्हें बताने हैं। चलो, अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करते हो? टाइम वेस्ट करने की जगह एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें पहले से ही हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन आए तो ज़्यादा आप उसको प्रूफ वगैरह करने के चक्कर में ना रहें या ज़्यादा सोचें मत, पहले से प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। कौन से रिलेशंस हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं, जो तुमने पढ़ भी रखे हैं। मैंने कैटेगरी बना दी, ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। कौन सा? सिमिलैरिटी का। किन के बीच में होगा? ऑब्वियसली बात है, ट्रायंगल्स के बीच में होगा। नंबर थोड़ा सिमिलर होते हैं। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। लेट टी बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। प्लेन में जितने भी इक्विलेटरल आइसोलेट जितने भी ट्रायंगल बन सकते हैं, करोड़ों ट्रायंगल्स बन सकते हैं, सभी ट्रायंगल्स का जो कलेक्शन है वो सेट टी है। टी के कोई भी दो एलिमेंट लिए तो ट्रायंगल्स ही होंगे। और ट्रायंगल 1 को अगर मैं ए के नाम से कह दूं और ट्रायंगल 2 को मैं बी के नाम से कह दूं तो ए रिलेट्स टू बी इंप्लाइज ए इज सिमिलर टू बी, यानी ए ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी। तो ए विल सिमिलर टू ए सिमिलर टू बी सिमिलर टू ए सिमिलर टू बी सिमिलर टू सी, तो ए सिमिलर टू सी। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसका मतलब ये रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा? इक्विवेलेंस। ठीक है, अब मैं पूरा इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा कि क्यों बन रहा है, बस मैं ये बता रहा हूं कि कौन से रिलेशन इक्विवेलेंस है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इक्विवेलेंस? 4 ऑप्शन दे देगा। T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ऐसे क्वेश्चन बढ़िया तब बनेगा विच रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस। तो 3 इक्विवेलेंस होंगे और एक इक्विवेलेंस नहीं होगा, तो ये पता होना चाहिए कौन सा इक्विवेलेंस और कौन सा इक्विवेलेंस नहीं है। जितने देख रखे हैं, जितने समझ में आते हैं ऑलरेडी, जो पढ़ रखे हैं वो तो रिकॉल कर लें, और बाकी अगर कुछ नया मिला तो पेपर में कर लेंगे, देख लेंगे। तो कौन कौन से रिलेशन इक्विवेलेंस है? ये वाला कॉन्ग्रुएंट वाला। इसके बाद ये 2 लाइन्स आर पैरेलल, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। चलें आगे। पैरेलल लाइन्स का, हाँ, इसमें वो इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन भी पूछता है कि y = 2x + 1 है तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगी? y = mx + 1। क्यों आएगी? क्योंकि पैरेलल लाइंस में स्लोप सेम होता है और ये y इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप 2 की जगह मैंने क्या रख दिया? स्लोप 2 की जगह क्या रख दिया? नहीं, गलत बता दिया मैंने, 2x + c। ये बनेगी इसकी इक्विवेलेंस क्लास। स्लोप तो सेम रखूंगा ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है, 2 लाइनों के बीच में रिलेशन है कि वो पैरेलल है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है,
तो इसके पैरेलल कितनी स्ट्रेट लाइनें मिलेंगी मेरे को? इनफाइनाइट। यानी इसकी इक्विवेलेंस क्लास में कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट। और उन इनफाइनाइट एलिमेंट की इक्वेशंस क्या होगी? y इज इक्वल टू 2x प्लस c। स्लोप मैंने सेम रखा, y इंटरसेप्ट क्या कर दिया? c कर दिया। अब c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। चलिए आगे, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल बट पैरेलल लाइंस नीड नॉट टू बी कोइंसिडेंट। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद क्या है? पॉलीगन 1, पॉलीगन 2, number of elements in polygon 1, number of sides in polygon 1, number of sides in polygon 2। अगर दो पॉलीगन है और उनमें रिलेशन ये है कि पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2 में नंबर ऑफ साइड सेम है, तो ये रिलेशन क्या होगा? हमारा इक्विवेलेंस होगा। इसके बाद दो सर्कल है और उन सर्कलों की क्या रेडियाई क्या है? सेम है, तो ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा? हमारा इक्विवेलेंस, सेम रेडियाई वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेम पेजेस इन अ बुक, सेम पेजेस इन बुक का था ना, 2 बुक्स में रिलेशन था, दे हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। फिर ए और बी वाले के अंदर रिलेशन था, दे वर्क एट सेम प्लेस, एक ही प्लेस पर काम करते हैं, दे वर्क एट द सेम प्लेस, सेम लोकेलिटी वाला भी था। ठीक है, ये आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसके बाद ठीक है, अब मैं ये नहीं बता रहा कि कौन से ट्रांजिटिव है, वो तो तुम्हें पता ही होने चाहिए। ये इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है। कौन से रिलेशन स्पेसिफिकली ट्रांजिटिव नहीं है? लिस्ट बनाओ। 1 + ab ग्रेटर देन 0, ये रिलेशन क्या है मेरे पास? ट्रांजिटिव नहीं है। 1 + ab ग्रेटर देन 0। अगेन ये डिपेंड करता है, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया फिर तो हो जाएगा, लेकिन जनरली इंटीजर का सेट आता है या रैशनल नंबर का आता है तो नहीं है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, यहाँ इक्वल टू भी आ सकता है। इसके लिए आप क्या करोगे? ए, बी और सी में 3 एलिमेंट ऐसे चूज कर सकते हो। ठीक है, ए को पॉजिटिव रख लो, बी को नेगेटिव, फिर बी तो नेगेटिव है, ए को क्या रख लो? आपको ग्रेटर देन चाहिए, हाँ, ए को रख लो नेगेटिव, बी को रख लो पॉजिटिव, फिर बी तो पॉजिटिव है, सी को क्या रख लो? सी को भी पॉजिटिव रखो। ए तो आपने नेगेटिव रख ही दिया ना, नेगेटिव इंटू सी नेगेटिव ही तो आएगा, और ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दिखा हूँ क्या एग्जाम्पल? कर लोगे? इसके बाद नेक्स्ट क्या है? a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ये नेचुरल नंबर पर भी नॉट ट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल इन दोनों में से कोई किसी का भी ले लेते हैं, सिखाए थे। इसका लेकर दिखाऊं? मैंने कहा था कि क्या करना, पहले b सिलेक्ट कर लेना, थोड़ा 4, 5 कुछ इस टाइप से। 5 कर लिया तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। a को ना इसके बहुत पास रखो, 24 ले लो, सही है? तो 24 लेस देन 25। अब मेरे को क्या लेना है? c लेना है, तो जो 5 है b लेस देन c स्क्वायर होना चाहिए। c 3 में भी काम बन गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 5 9 से छोटा है, 24 25 से। अब 24 किससे छोटा होना चाहिए? 9 से, जो कि नहीं है। ठीक होगी बात? b को सफिशिएंटली लार्ज ले लो, मतलब 1 2 मत लो, बस 3 4 5 6 कोई भी बड़ा नंबर ले लो, लाइक 6 7 5 6 7 कुछ इस टाइप से ले लो। उसके बिल्कुल पास में a रख लो, थोड़ा छोटा ही रखेंगे बस पास में। और फिर आपके पास b के चॉइसेस बहुत सारे आते हैं। इवन नेचुरल नंबर के लिए फॉल्स हो गया तो इंटीजर के लिए भी फॉल्स हो जाएगा, उससे बड़े बड़े सेट सबसेट्स के लिए तो जो भी बनते हैं उसके, इंटीजर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए, इरेशनल नंबर्स के लिए, और अपना क्या कहते हैं रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे नॉट ट्रांजिटिव हो गया। और कौन से नॉन ट्रांजिटिव वाले हैं? एक ये भी था एलिमेंट्स का क्वेश्चन, a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 3b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करके 2 कंडीशन आती है ना, a इक्वल टू 3b, तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, a माइनस 3b इज इक्वल टू 0, इस टाइप का। यानी लीनियर रिलेशन हो गया ना a और b के अंदर, a और b में लीनियर रिलेशन हो गया। ये रिलेशन कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉन ट्रांजिटिव होगा। a 3b के इक्वल है और b 3c के इक्वल है, तो a 3c के थोड़ा ना आएगा, वो तो 9c वगैरह कुछ बनेगा, तो रिलेशन इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगेन सेट पर डिपेंड करता है, सेट में बहुत ही कम एलिमेंट, दो एलिमेंट है तो कई बार हो भी जाता है आपको कोई, फिर क्या हो रहा है, फिर आपको कोई केस ही नहीं मिल रहा ऐसा, फिर बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव चला जाता है, बट जनरली नहीं होता। इसके बाद अगर हम देखें कि x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? x इज वाइफ ऑफ y, तो y इज वाइफ ऑफ z, तो x इज वाइफ ऑफ z, तो आप इसमें चेक नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब ये रिलेशन स्पेशली कैसा रिलेशन बना हमारा? ट्रांजिटिव। तो कौन सा ट्रांजिटिव बना? x इज वाइफ ऑफ y, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉन ट्रांजिटिव। तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये ट्रांजिटिव है।
ठीक है, तो वाइफ या हस्बैंड वाला रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, वाई इज हस्बैंड ऑफ जेड, तो एक्स इज हस्बैंड ऑफ जेड आप चेक कैसे करोगे? दूसरे वाला पेयर ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक मेल एक फीमेल, तो फिर दूसरे वाला पेयर ही नहीं बनता, सिंगल पेयर बनता, सिंगलटन सेट बनेगा ये, तो ट्रांजिटिव बाय डिफॉल्ट हो जाएगा हस्बैंड या वाइफ दोनों केसेस में। इसके अलावा जो रिलेशन बनेंगे ना वो नहीं होंगे, जैसे नहीं ब्रदर वाला रिलेशन देखो तो नहीं डिपेंड करता ना, एक्स ब्रदर ऑफ वाई है और वाई ब्रदर ऑफ जेड है, तो एक्स तो जेड का ब्रदर ही होगा, ठीक है, एक्स जेड का ब्रदर ही होगा। वाई तो जेड से रिलेशन रखना चाहिए ना, एक्स रिलेट्स टू वाई, वाई रिलेट्स टू जेड। ऐसे कहें कि सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, तो वो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। पहले मैं इसमें एक और बता दूं, इसमें एक और कौन सा रिलेशन लिखा मैंने, परपेंडिकुलर का रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता, हाँ क्योंकि पैरेलल बन जाता है, यस ठीक है। ब्रदर का सिस्टर का ये रिलेशन, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। अच्छा इसमें नॉन ट्रांजिटिव में और बात करें तो फादर का रिलेशन, मदर का रिलेशन, ये नहीं होंगे, पता क्यों नहीं होंगे? ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर आ जाएगा, ए इज फादर ऑफ बी, बी इज फादर ऑफ सी, तो ए इज, और सन का भी नहीं होगा, डॉटर का भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर वगैरह आ जाएंगे, है ना। फैमिली रिलेशंस में देखो वाइफ हस्बैंड वाला ट्रांजिटिव हो रहा है, ब्रदर सिस्टर वाला भी हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहे। नॉट सिमेट्रिक देखिए, अगर अभी मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, ब्रदर सिस्टर वाला बताता हूँ क्यों होता है। अगर मैं देखूँ नॉन सिमेट्रिक में, तो नॉन सिमेट्रिक में ए, अच्छा इसमें ट्रांजिटिव में एक और मिल गया मेरे को, ग्रेटर देन इक्वल टू बी वाला और लेस देन इक्वल टू बी वाला, चाहे इक्वल टू लगाएं या इक्वल टू ना लगाएं, ये दोनों क्या होंगे, लेस देन ग्रेटर वाले क्या होते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर इक्वल टू आ जाए इन दोनों पे ही तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएंगे, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। और अगर ट्रांजिटिव की बात, सिमेट्रिक की बात करें तो ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होते। ए बी से बड़ा है और ए बी से छोटा है, तो इसका रिवर्स नहीं होगा, इसमें इसका रिवर्स नहीं होगा। ए डिवाइड्स बी, तो ए डिवाइड्स बी वाला रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना, क्योंकि बी तो फिर डिविजिबल होगा, इसे बी ए को थोड़ा डिवाइड करेगा। अगर 1 1 है 2 2 है, सिर्फ उनमें ही सेटिस्फाई करेगा, 1 2 में तो नहीं करेगा। अगर 1 2 करा तो 2 1 नहीं करेगा, है ना। ए डिवाइड्स बी वाला जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन होएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ए डिवाइड्स बी का रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक और आता ना कि n डिवाइड्स a माइनस बी, n जो है वो a माइनस बी को, n कोई भी नेचुरल नंबर है, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, 3 डिवाइड्स a माइनस बी, इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद नॉट सिमेट्रिक में एक x की पावर y आ गया, नॉट सिमेट्रिक जाएगा, x की पावर y और y की पावर z, तो x पावर z के तो आएगा ही नहीं, और x की पावर, अच्छा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, और ट्रांजिटिव में तो देख लेना, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। x की पावर y है तो y की और x इक्वल नहीं होगी, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 इक्वल थोड़ा होती है, ठीक है। और ब्रदरहुड, ब्रदरहुड का रिलेशन यानी ब्रदर का रिलेशन, ब्रदर या सिस्टर का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, क्यों? A इज ब्रदर ऑफ B, तो B इज सिस्टर ऑफ A पॉसिबल है, तो वी कैनॉट से कि वो रिलेशन क्या, लेकिन अगर जो रिलेशन है वो सेट ऑफ मेल पर दे रखा है तो फिर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि सेट ऑफ मेल दे रखा है या कुछ ऐसे मेंशन नहीं है, फिर नहीं होगा। लेकिन यहां पर इसकी नीड नहीं है, यहां पर ट्रांजिटिव तो जरूर होगा, चाहे कोई भी सेट दे रखा हो। सेट ऑफ फीमेल तो देगा नहीं, सेट ऑफ फीमेल देगा तब भी होगा ट्रांजिटिव, क्योंकि फिर वो एम्प्टी बन जाएगा, फिर वो एम्प्टी बन जाएगा ना, तो तब भी हो जाएगा, है क्या नहीं है। तो राम इज ब्रदर ऑफ श्याम एंड श्याम इज ब्रदर ऑफ, राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, श्याम इज ब्रदर ऑफ मोहन, तो राम इज ब्रदर ऑफ मोहन हो गया, राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, श्याम इज ब्रदर ऑफ, मान ले गर्ल का नाम ले ले, हो सकता है, तो राम इज ब्रदर ऑफ दैट गर्ल, तब भी होगा। ट्रांजिटिव के अंदर तीसरे वाली तो लड़की हो सकती है, बीच वाली लड़की थोड़ा ना होगी, समझ में आ गई बात। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होंगे ब्रदर सिस्टर वाले, लेकिन ट्रांजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा और नॉट सिमेट्रिक वाले सन, ये वाले फादर सन डॉटर, ये सब नहीं होंगे। ए इज फादर ऑफ बी, बी इज नॉट फादर ऑफ ए, है ना, बड़ी सिंपल सी बात थी, ठीक है। अच्छा एक और नॉट सिमेट्रिक में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, a माइनस बी प्लस रूट 2, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि जो डिफरेंस है दो नंबर का इरेशनल में, वो जरूरी नहीं कि आपका एग्जाम्पल आता है ना, ऐसा करवा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ट्रांजिटिव का देखना है, वैसे इक्विवेलेंस तो नहीं होगा बेसिकली, ठीक है, ट्रांजिटिव भी नहीं होता वैसे। काउंटिंग ऑफ रिलेशन मैंने बता दी है,
अच्छा, काउंटिंग ऑफ रिलेशन में थोड़ा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हार्ड वो दे सकता है वो ये देगा। ये तो बता ही दिया कि 2 की पावर n² टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस है A to B में या A to A में। इसके बाद नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, इसमें मैंने क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, और एक चीज और, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। ये 2 ही कर लो बस। ट्रांजिटिव के नंबर नहीं पूछता कभी भी, वो होता नहीं, फॉर्मूला ही नहीं होता उसका तो। और इक्विवेलेंस रिलेशन पे एक ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि 1 2 3 के ऊपर कितने टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। इक्विवेलेंस कितने बन सकते हैं? 5। स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी बनेगा 1 1 2 2 3 3 वाला, और यूनिवर्सल सबसे लार्जेस्ट बन जाएगा, और अपने पास फिर वो 3 अलग अलग वाले बनेंगे। अगर ये 2 पे आ जाए, 1 2 पे आ जाए, तो कितने इक्विवेलेंस बन सकते हैं? 1 1 2 2 आइडेंटिटी और यूनिवर्सल, 2 तो वही बन गए। और अगर मैं 1 1 की बात करूं तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है? बिल्कुल है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और 2 2 वाला भी है। बाकी एलिमेंट बचे क्या? 1 2, उसके लिए क्या बच गया? 2 1। समझ में आ गई बात? अच्छा, यहां पर वो एक क्वेश्चन पूछता है कि किसी सेट के अंदर ये एलिमेंट है, एक सेट है, एक रिलेशन है, ये ए सेट दे रखा है और रिलेशन है A to A पर। R इज कंटेनिंग 1 1 2 2 3 3 1 2 and 2 1, या R इज कंटेनिंग 1 2 and 2 1, ये 2 भी कहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन अब बन सकते हैं? आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं, ये तो इसके अंदर होने चाहिए, यानी ये 2 तो एलिमेंट होने चाहिए। और कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं? सबसे पहले मैं 3 एलिमेंट को ऐड करूंगा रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। सिमेट्रिक बन रहा है और ट्रांजिटिव बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इटसेल्फ एक ही हो गया। अगर अब मैं इससे और इक्विवेलेंस रिलेशन और बनाता हूं, तो इसके अंदर मैं 2 3 ऐड करूंगा, मुझे सिमेट्रिक के लिए 3 2 ऐड करना पड़ेगा, और ट्रांजिटिव के लिए 1 3 ऐड करना पड़ेगा, और सिमेट्रिक के लिए फिर 3 1 ऐड करना पड़ेगा। यानी इसके बाद एनलार्ज रिलेशन इटसेल्फ यूनिवर्सली बन जाएगा, एक ही। तो कितने टोटल बन सकते हैं? 2, एक इटसेल्फ ये वाला और एक इससे बड़े वाला, और वो फिर यूनिवर्सली आ जाएगा। समझ में आई बात? 2 एलिमेंट ऐड करूंगा ना तो बात नहीं बनेगी, इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, तो इसमें क्या बताया था फॉर्मूला? 2 की पावर याद हो तो? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। और इसका फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर समीशन n। समीशन n का फॉर्मूला क्या था? n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। और रिलेशन किस सेट पर है? A सेट से A सेट पर। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन A सेट कितने हैं? n। ठीक है, सिमेट्रिक के हो गए नंबर ऑफ रिलेशंस। किसी भी पेपर में ये काउंटिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बताओ नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हैं, काउंटिंग वाले क्वेश्चंस जो हैं। इसके बाद ठीक है, काउंटिंग ऑफ रिलेशंस हो गया। इसके बाद मैं अगर फंक्शन की बात करूं, फंक्शन की डेफिनेशन A to B या A to A कुछ भी कह सकते हो। अगेन फंक्शन भी सबसेट है A क्रॉस B का, सच दैट 2 कंडीशन लगी हुई हैं। पहली कंडीशन है कि A, B बिलोंग करना चाहिए किसको? F को। F एक सबसेट है, किसका सबसेट है? A क्रॉस B का। तो A, B F को बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। यानी कि जितने भी एलिमेंट A सेट में है सभी के लिए ये वाली चीज एग्जिस्ट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर A, B फंक्शन को बिलोंग करता है, ठीक है, और A, C फंक्शन को बिलोंग करता है, तो फिर B और C इक्वल होने चाहिए। क्योंकि any element cannot have more than one image, cannot have 2 image, 3 image and so on. So every element must have a unique image. तो अभी अगर फंक्शन को आप देखें ध्यान से, तो मैंने बताया था ऐसे कुछ, एक की एक इमेज हो सकती है पर एक की 2 इमेज नहीं हो सकती, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। कोई एलिमेंट खाली रह गया तो भी फंक्शन नहीं बनेगा। बट ये जरूर पॉसिबल है, कि आपके पास 3 एलिमेंट की एक इमेज है, ये पॉसिबल है, दिस कैन बी द फंक्शन। अभी अगर मैं यहाँ पर A, B, C ले लूँ और ये D ले लूँ, तो A की इमेज D है और D की प्री इमेज कौन है? A। तो एलिमेंट इन कोडोमेन, ये कोडोमेन का सेट है। तो कोडोमेन सेट का जो एलिमेंट है दैट कैन हैव मोर देन 1 प्री इमेज, बट डोमेन सेट का जो एलिमेंट है दैट कैन नॉट हैव मोर देन 1 इमेज, दैट मस्ट हैव अ यूनिक इमेज। यूनिक का मतलब एक, एग्जैक्टली 1 इमेज। इसकी एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक होगी बात।
यहाँ से यहाँ अगर आपका f है तो यहाँ से यहाँ आने के रूल को क्या बोलेंगे, f इनवर्स। और यहाँ पर f इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो किसी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 है ना, ऑन टू हो। ठीक है, अच्छा ये डेफिनेशन क्लियर होगी। मैंने यहाँ पर क्या कहा है, ए, ये देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर ये मान लो ये a है, ये b है और ये c है। देखो यही बोला ना मैंने, ए बी फंक्शन को बिलोंग करता है, ए बी फंक्शन को बिलोंग करता है। तो इस केस में f फंक्शन बनेगा ही नहीं। f कोई सेट है, उसको मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, वैसे फंक्शन नहीं बोलना चाहिए। ए बी कोई f रिलेशन को बिलोंग करता है, ए सी f रिलेशन को बिलोंग करता है। a के दो हो गए ना, तो ये फंक्शन नहीं है, दिस इज ओनली अ रिलेशन। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन। बड़े वाला सेट रिलेशन क्या है, छोटे वाला फंक्शन क्या है। हर एक फंक्शन रिलेशन है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, बट रिलेशन फंक्शन नहीं है। रिलेशन में बहुत सारे ऐसे, अब ये रिलेशन है सिर्फ, फंक्शन नहीं है। जो रिलेशन ये दो कंडीशंस को मान लेता है, ये रिलेशन की डेफिनेशन थी, जो दो एक्स्ट्रा कंडीशन को मान लेता है तो वो फंक्शन बन जाता है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस ज़्यादा होंगे या नंबर ऑफ फंक्शंस ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस ज़्यादा होंगे ना। अरे काउंटिंग में देखें तो यार नंबर ऑफ, हर एक रिलेशन फंक्शन थोड़ा है, लेकिन हर एक फंक्शन तो रिलेशन है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस कम होंगे। क्लियर। अब कितने फंक्शंस बन सकते हैं ए सेट से बी सेट पर, काउंटिंग में बात करें। अच्छा एक और बात बताता हूँ, वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या ये फंक्शन है, एक लाइन ड्रॉ करो, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट पर, यस इट इज़ अ फंक्शन। क्या ये फंक्शन है, नो, क्योंकि कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट को फेल कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट के लिए कितनी इमेजेस आ रही हैं आपके पास, हाँ जो भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू होगी, दो इमेजेस आ रही हैं। सर्कल फंक्शन नहीं है, एलिप्स फंक्शन नहीं है, हाँ 2 पॉइंट्स पर कट करता है ना। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए सेट से बी सेट पे कितने फंक्शन बनते हैं। ए सेट की कार्डिनैलिटी m, इसको n ऑफ ए भी कहते हैं, ऐसे भी दिखा देते हैं। बी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ले लिए मैंने, n, यही लेंगे हम, पहले में m ले रहे हैं और दूसरे में n। ए टू बी में कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मैंने नहीं पूछा 1 1 है, ऑन 2 है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है ना, इसमें 1 1 भी पॉसिबल बन गए, ऑन 2 भी बन गए, मैनी 1 इन 2, मैनी 1 ऑन 2, जितने भी अलग अलग टाइप के कैटेगराइज हो गए। तो ये इसका फॉर्मूला याद है तुम्हें या नहीं है, n की पावर m, क्योंकि इस एलिमेंट के कितने चॉइसेस हैं, n, अगले एलिमेंट के लिए भी n, इस तरह से m एलिमेंट्स को, तो n की पावर m आ जाएगा, n को m बारी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं, 3 की पावर 2, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है। a टू b फंक्शंस बनाने हैं। अगर b टू a फंक्शंस बनाने हो तो 2 की पावर 3, दैट विल बी 8। और a टू b अगर मुझे रिलेशंस बताने हो तो 2 की पावर, और b टू a रिलेशंस बताने हो तो भी 2 की पावर 6। तो ये कितना बना, 64 रिलेशंस में सिर्फ 9 फंक्शंस हैं। कितने कम हो गए, ठीक है। अच्छा तो एक तो ये, दूसरी बात करनी है हमने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, कितने ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं। अच्छा अगर a टू a आ जाएगा तो क्या करोगे, a टू a आ जाएगा तो m की पावर m हो जाएगी। तो बड़ी बेसिक सी बात है ना, रिप्लेस कर लेना। मैं a टू b बता रहा हूँ, अगर a टू a आ गया तो अपने आप कर लेना। ये बताओ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बन सकते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, इसका वो गंदा सा एक फॉर्मूला था जो तुम्हें बताया था। ठीक है, देखो क्या करना है, ये जो फॉर्मूला था ना, जनरल केस का फॉर्मूला है, हर एक केस में लग जाएगा। कोई क्वेश्चन ना आसान से होते हैं, इसमें आपके कोड डोमेन में 2 ही एलिमेंट है तो 2 ही माइनस करना होता है, वो तो बहुत स्पेसिफिक केस हो गया। अब ये जनरल केस है, इससे हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, n की पावर m, ये तो टोटल फंक्शंस हो गए। इसमें से प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से प्रूव होता है। आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है आप पेपर के लिए। इसके बाद इसमें से क्या माइनस करना है, n की पावर m में से माइनस करना है nc1, फिर इन्हीं दोनों का डिफरेंस कर देना है n-1, और उसकी पावर कितनी करनी है m, फिर लगाना है प्लस। अगर पेपर डिफिकल्ट आता तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि ऑन टू फंक्शंस के नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पूछ सकता है। nc2, इन दोनों का डिफरेंस करना है, n-2 पावर m लगानी है, और फिर माइनस एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, n की पावर m। अच्छा थोड़ा सुंदर दिखेगा, अब सिमेट्रिकली बना दिया मैंने। nc0 से स्टार्ट करना है,
NC01 ही होता है, इसलिए लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। n की पावर m टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से स्टार्ट करना है, उसमें से फंक्शंस माइनस कर देने हैं। लेकिन जब हम माइनस करते हैं ना, वो फंक्शन माइनस करते हैं जो ऑन टू नहीं होते, लेकिन वो ज़्यादा माइनस हो जाते हैं, इसलिए फिर वो कुछ ऐड करने पड़ते हैं, फिर माइनस। ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से प्रूव हो जाता है। आपको प्रूफ में नहीं जाना, आपको क्या करना है, n की पावर m टोटल फंक्शन लेने हैं, उसमें से माइनस करना है NC1, NC2, NC3, इस तरह चलता रहेगा। जो आपने ये दोनों लिखे हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, उसी का डिफरेंस कर देना है। और पावर कौन सी लगानी है, m। पावर देखो इस पे भी m, हर एक पे पावर m है, तो हो जाएगा याद। अब एक बार इसमें मैं बताता हूँ, जैसे मान लो इसमें दो फंक्शन, इसमें दो एलिमेंट है, और इसमें कितने एलिमेंट है, 3। a में 2 है, b में कितने हैं, 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बन सकते हैं, शाबाश, किसने बोला 0? 0। ठीक है, ऐसे नहीं कि फॉर्मूला चिपका दो हर एक जगह, ये नहीं है। ठीक है, ध्यान से पहले समझ लो। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है, पहले एक कंडीशन होती है, a to b अगर आपके पास फंक्शंस हैं तो वो ऑन टू या 1 के लिए कंडीशन होती है। a में कितने एलिमेंट ले रहे हैं हम, m, और b में कितने एलिमेंट ले रहे हैं, n। सही है। अब दो केस हो सकते हैं। पहला केस, जब आपके पास m ग्रेटर है और इक्वल टू है किससे, n से। और दूसरा केस, जब आपके पास m जो है वो लेस है किससे, n से। यहाँ पर कौन सा केस आया, m जो है वो लेस है किससे, n से। 3 बड़ा है, 2 छोटा है ना, तो m जो है वो लेस है n से। कैसे बनाओगे ऑन टू फंक्शंस? एक एलिमेंट की 2 इमेज दे सकते हो क्या? नहीं, एक एलिमेंट की मैक्स टू मैक्स एक ही इमेज दे सकते हो। ऐसा भी नहीं कर सकते किसी एलिमेंट की इमेज ना दें। इस एलिमेंट की एक इमेज दे दी, इस एलिमेंट की एक इमेज देनी है, यही दे दूंगा तो 2 खाली रह जाएंगे, और ये दे दूंगा तब भी एक खाली रह जाएगा। क्या ही कर लोगे? 1 1 तो बन सकता है, ऑन टू पॉसिबल है, एक एलिमेंट तो खाली रह ही जाएगा। इसका मतलब अगर हमारा को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो गए डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट से, या को डोमेन ही तो हुआ, को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या हो गए, ज्यादा हो गए। ऑन टू फंक्शन पता कब होता है? जब रेंज को डोमेन के इक्वल होती है। ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। आपको पता है रेंज में कितने एलिमेंट आएंगे? जितने डोमेन में एलिमेंट होंगे। नहीं, पक्का? जितने रेंज में जितने एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट वही होंगे जितने डोमेन में एलिमेंट होंगे। ये आधा सच है, पूरा सच कुछ और है। या फिर उससे कम होंगे, ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लो मैं 2 एग्जांपल देता हूं, 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन है स्क्वायर का। तो 1 के लिए 1 आया, 2 के लिए 4 आया, 3 के लिए 9 आया। डोमेन में कौन है, रेंज में कौन है? जितने डोमेन में एलिमेंट थे उतने ही रेंज में आए या नहीं आए? एक ज्यादा आ जाएगा क्या? बताओ। तो मान लेते हैं आज रेंज में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया। अगर एक एलिमेंट रेंज में एक्स्ट्रा आ गया तो किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई, फंक्शन कैसे बन गया फिर वो? तो रेंज में जो एलिमेंट है वो डोमेन से ज्यादा हो ही नहीं सकते, कम जरूर हो सकते हैं। अब -1 1 2 और 3, 2 का 4, 3 का 9, 1 का 1, रेंज में कितने एलिमेंट है? डोमेन से कम है। नहीं यही बात समझ में? कम हो सकते हैं या इक्वल होंगे, ज्यादा तो नहीं हो सकते। अब अगर आपको यह पता हो कि को डोमेन में डोमेन से ही ज्यादा एलिमेंट है, तो रेंज में एलिमेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम डोमेन के बराबर हो सकते हैं, और को डोमेन डोमेन से ही बड़ी हो गई आपकी, को डोमेन डोमेन से ही बड़ी हो गई। नेचुरल नंबर टू इंटीजर के ऊपर फंक्शन है, नेचुरल नंबर डोमेन बनेगी, और यहां क्या आपके पास इंटीजर। दिक्कत आ जाएगी है ना, चेक करना पड़ेगा फंक्शन को। लग रहा था कि ये ऑन टू नहीं होगा, लेकिन इनफाइनाइट था ना, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा। इनफाइनाइट के ऊपर कई बार ऐसे मैजिक्स भी हो जाते हैं। बाकी हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, ऐसे कह सकते हो कि जैसे अभी ये वाला केस हो गया, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई फाइनाइट सेट से, हाँ ये ज़रूर कह दो FN2 आ रहा है, नेचुरल टू रियल है, ये नहीं होएगा फंक्शन, ऑन टू नहीं होएगा, ठीक है। ऑन टू नहीं होगा क्योंकि इसके एलिमेंट ज़्यादा होंगे, को डोमेन में रियल नंबर्स हैं, इसकी जो रेंज है वो नेचुरल नंबर से, ठीक है। अच्छा अभी देखना, हम यहाँ पर थे तो क्लियर होगी बात।
अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, रेंज जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और वैसे रेंज क्या होती है, ये तो हमेशा ट्रू होता है, रेंज हमेशा किसका सबसेट होती है, कोडोमेन का सबसेट होती है, या इक्वल हो सकती है या उसका सबसेट होती है। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कोडोमेन के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, ज़्यादा है, किसके एलिमेंट से ज़्यादा है, डोमेन के, है ना। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, 0, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर इनफाइनाइट सेट पर रहने दो ना, फाइनाइट सेट के लिए तो ट्रू है ये, यहाँ 3 या 4 जितने भी एलिमेंट है यहाँ उससे कम है, तो एक भी फंक्शन ऐसा नहीं बनेगा जो ऑन टू हो जाए। हाँ, अगर यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाए मान लो, तब ये फंक्शन ऑन टू भी है और 1 1 भी है। अगर यहाँ एक एक्स्ट्रा हो गया तो आप इसको इससे भर सकते हो, तब भी ऑन टू रहेगा और 1 1 नहीं होगा, है ना। यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, तो अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक होगी बात। तो इन केस अगर मान लो यहाँ पर 3 हो गए और यहाँ पर कितने हो गए, 2, अब बताओ कितने बनेंगे, n, ये m हो गया और ये n हो गया, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 की पावर 3 माइनस nc1, कितना बनेगा nc1, n आपके पास 2c1, 2 माइनस 1 1, 1 की पावर 3, आगे 0 ही आ जाएगा ना। पता है कैसे लगा ये फॉर्मूला कहाँ तक लगाना है, अरे कहीं ना कहीं पर आकर ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, 0 हो जाएगा और वहीं पर स्टॉप कर देना। तो अब कितना बन गया, 8 माइनस 2, कितना बन गया, तो 6 फंक्शन ऐसे होंगे जो ऑन टू होंगे। और एक बात देखो, टोटल फंक्शंस 2 की पावर 3 8 बन सकते हैं, उनमें 2 फंक्शन ऐसे ही होंगे ना जिसमें ये चीज आ रही होगी, समझ गए, ये भी ऑन टू नहीं है और ये भी ऑन टू नहीं है, और बाकी 6 फंक्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑन टू हो जाएंगे। तो वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन फॉर्मूला कभी फेल नहीं होएगा, और फॉर्मूले से अगर यहाँ पर 3 4 ज़्यादा बड़े नंबर आ गए तो फिर ये फॉर्मूला ही काम करेगा, फिर आप सिंपली नहीं सोच सकते। अच्छा, इसके बाद ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हो गए, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी हो गए। इसके बाद नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस की बात करें तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, तो 1 1 फंक्शंस के लिए क्या देखना पड़ेगा, अगेन फंक्शन ए टू बी पर है, ए में m एलिमेंट है, बी में n। अगर m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, इक्वल टू है किससे, n से, इक्वल टू रहने दो भी, m की वैल्यू ग्रेटर है n से, तो कितने बनेंगे 1 1 फंक्शन, 0। यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, एक की एक इमेज, इसकी भी एक इमेज है ना, उल्टा बता दिया मैंने ना। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस की बात कर रहा हूं, तो ये लो m इज लेस देन n, m इज लेस देन n, यहां पहले वाला ही सही था मेरे ख्याल से। हाँ, अब देखो बिल्कुल ये पहले वाला ही सही था, यानी कि m जो है वो क्या आ जाए, बड़ा आ जाए n से। इफ m इज ग्रेटर देन n तो 0 बनेंगे, ये तो फंक्शन ही नहीं है। और इसको अगर जिससे भी मिलाओगे तो आपके पास यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट ही नहीं है, तो उनमें से किसी एक को देना पड़ेगा इमेज। और अगर हमारे पास क्या आ जाए उल्टा, यानी कि m जो है वो लेस देन इक्वल टू n आ जाए, तो पॉसिबल है। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अब n बड़ा है, n pm, परम्यूटेशन फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस m का, क्लियर। अच्छा, कई बार ना ये वैसे 11th क्लास का कंसेप्ट है, p या c कोई भी यूज कर लेगा बीच में, ठीक है। डोमेन और रेंज निकाल दो, ये दे दिया उसने fx, फंक्शन दे दिया ये वाला, परम्यूटेशन, इसका आंसर होगा। अब जो ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट है 7 माइनस एक्स, एक तो ये किससे बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात और, 7 माइनस एक्स और किससे बड़ा होना चाहिए, कभी इसको सॉल्व किया, कितना आंसर आएगा, 0, क्लियर होगी बात। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू के क्या करना है, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है, बाकी तो 0 ही हो जाएंगे ना आंसर्स, ठीक है। तो ये कंडीशंस अप्लाई करके एक्स वगैरह को सॉल्व कर लेना, मतलब प्लस होगा या माइनस होगा वो देख लेना, अकॉर्डिंगली सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरह से मतलब एनसीआर में आर भी क्या होगा, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर और एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 3 कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस आ गए। इसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बन सकते हैं, एफ ए टू बी, नंबर ऑफ बाइजेक्शंस कितने हो सकते हैं,
नंबर ऑफ बाइजेक्शंस। बाइजेक्शंस अच्छा 1 1 का मतलब इंजेक्टिव या इंजेक्शंस, और ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव या सर्जेक्शंस। और 1 1 एंड ऑन टू कहे तो बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव। कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बन सकते हैं? पहली बात ये देखना है, नंबर ऑफ बाइजेक्शन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अगर ए के एलिमेंट ज्यादा हो गए बी के एलिमेंट से तो फिर 1 1 नहीं बन पाएंगे, बी के ज्यादा हो गए ए से तो फिर ऑन टू नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब ए और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम, तभी बन पाएंगे। क्लियर? दूसरी कंडीशन अगर होगा ऐसा तो फिर ए और बी की कार्डिनैलिटी दोनों की इक्वल होगी, तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट को आप क्या ले लो? एम ले लो मान लो, तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितने बनेंगे फिर? एम फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात? क्योंकि किसी भी फॉर्मूले से आप देख लो, परम्यूटेशन वाले से ही कर लो, एम पी एम हो गया, एम पी एम फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो 1 1 भी होंगे और ऑन टू भी हो जाएंगे इटसेल्फ। जब वो इटसेल्फ बोलता था उसी सेट पर पूछा उसने, उसी सेट के ऊपर फंक्शन। ठीक है, तो ये काउंटिंग वाला टॉपिक हो गया आपका, काउंटिंग ऑफ रिलेशंस, काउंटिंग ऑफ फंक्शंस, इस टाइप से। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, डोमेन रेंज बता दिया, स्टैंडर्ड फंक्शन। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात कर लेते हैं। मॉडुलस एक्स, ग्राफ कैसा बनता है? ये ग्राफ बनता है। अगर मैं इसी में ही मोड एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाकर दिखाऊं तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसी में x माइनस 1 के मोड का ग्राफ बनाकर दिखाऊं तो कहाँ चला जाएगा? अगर x प्लस 1 का ग्राफ बनाऊं तो -1 पर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर मोड x माइनस 2 का ग्राफ बनाऊं तो -2 पर चला जाएगा। क्लियर? अच्छा, ग्राफ को देखकर इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। मैक्सिमम तो इनफाइनाइट जाएगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू हर बार ही बता सकते हो। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बता सकते हो किस पॉइंट पर और क्या वैल्यू है। जहां पर ये कॉर्नर लेता है उन पॉइंटों पर ये क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल यानी कि ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉन डेरिवेबल हो जाएगा। और कॉन्टिन्यूस कहाँ होगा? हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर? कॉर्नर पर भी कॉन्टिन्यूस होगा। इसके बाद अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो बहुत अच्छी अच्छी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाए तो आप स्क्वायर रूट, अच्छा ये भी पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के ऊपर अगर आप रूट करते हो तो क्या आंसर आता है? मॉडुलस एक्स। अच्छा, मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन क्या है? एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, और देखें अगर यहाँ पर क्या कंडीशन आती है? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, बीच में क्या लगता है? और। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अच्छा अगर इक्वल टू नहीं है तो यहाँ भी इक्वल टू नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है तो क्या बनेगा? एक्स इज फ्रॉम माइनस ए से लेकर ए तक। चलिए आगे, अगर एक्स स्क्वायर हमारा, अच्छा मोड एक्स इज इक्वल टू ए है तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी? प्लस माइनस ए। क्लियर? प्लस माइनस ए। इन केस ये ए क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इन केस अगर ये नेगेटिव है और मोड एक्स इज इक्वल टू ए है तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी? 5। डज नॉट एग्जिस्ट, पॉसिबल ही नहीं है। मोड एक्स कभी नेगेटिव थोड़ा हो सकता है, हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड एक्स इज 0 और एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा मॉडुलस एक्स प्लस वाई हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है किससे? मोड एक्स प्लस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अगर मैं एक्स माइनस वाई कर दूं तब भी यही कंडीशन होल्ड करती है, मोड एक्स प्लस मोड वाई। बट अगर ये ऐसा आ जाए कि मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई और होल मोड आ जाए तो फिर ये आपके पास इस साइड आ जाएगा साइन। ठीक, मॉडुलस के अंदर सेपरेट हो जाते हैं, मोड एक्स बाय मोड वाई, और मल्टीप्लाई में सारे अलग अलग आ जाते हैं, मोड एक्स मोड वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर या इवन पावर का मॉडुलस लिखें या खाली एक्स स्क्वायर लिख दें, एक ही बात है। अगर आप डबल मॉडुलस लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल मॉडुलस के इक्वल है वो। ठीक है, अच्छा बहुत है, ग्राफ भी आ गया और प्रॉपर्टीज भी होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शंस। डोमेन रेंज, डोमेन क्या है? मॉडुलस की डोमेन क्या है? डोमेन है रियल नंबर, और रेंज क्या है? रेंज आपके पास रियल नहीं है, कोडोमेन रियल है। रेंज क्या है? 0 से, अच्छा ग्राफ को देखकर आप 1 1 एंड ऑन टू बता सकते हो। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बताता है? 1 1 है या नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? फंक्शन तो है पर 1 1 नहीं है, हॉरिजॉन्टल फेल हो गया तो 1 1 नहीं है।
और ऑन टू भी नहीं है, तो नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्लियर? ये है स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, ब्रैकेट फंक्शंस कह सकता हूं, कंपाउंड फंक्शन डिफाइंड बाय मोर देन वन रूल, स्पेशल फंक्शंस। तो 1 1 इसलिए नहीं है। एग्जांपल देना, f-1 f1 कितना आ गया, तो ये 1 1 भी नहीं है। और ऑन टू क्यों नहीं है? -2 -1 नेगेटिव नंबर्स की कोई भी प्री इमेज नहीं है, मॉडुलस x कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर ये ऐसे पूछ ले तो फिर क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा, है ना। वो तो उसने कोडोमेन को किससे रिप्लेस कर दिया, रेंज से। जब भी कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस कर दिया तो फंक्शन हमारा ऑन टू बन जाता है। ठीक है, और अगर ओवरलैपिंग को रिमूव कर दिया तो फंक्शन फिर से 1 1 बन जाता है। ठीक है, ओवरलैपिंग की वजह से ही फंक्शन 1 1 नहीं होता। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन, इसके बाद मॉडुलस हो गया। इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के 1 के ऊपर 1 आएगा आंसर, और 1 से 2 के बीच में आंसर क्या रहेंगे, 1। 2 पर कहाँ आंसर आएगा, 2 पर, और 2 से तो ये चढ़ती हुई सीढ़ियाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये मोड का ग्राफ बन गया। अगर मैं इसकी डोमेन देखूँ तो रियल नंबर है, और को डोमेन भी रियल नंबर है, पर ये फंक्शन 1 1 नहीं है। f1.1 का आंसर, f1.2 का आंसर, दोनों का आंसर इनफाइनाइट पॉइंट्स का आंसर 1 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लो आपको कभी सॉल्व करने के मिल गया 1.1, x डज नॉट एग्जिस्ट, x बिलोंग्स टू 5, एम्प्टी, नो सॉल्यूशन। इनके बीच में देखो गैप दिख रहा है। ऑन टू के लिए ना फंक्शन का जो ग्राफ है ना वो बिना जंप के होना चाहिए। अगर कहीं जंप आ गया, कहीं ब्रेक आ गया, गैप आ गया, तो फंक्शन उन y की वैल्यू को अटेन नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से, और वो कोडोमेन में तो है, कोडोमेन रियल है यहाँ पर। तो ये फंक्शन अगेन कैसा हो गया, जैसा मॉडुलस था, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो 1.1 डज नॉट हैव एनी इमेज। ठीक है, प्री इमेज। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में आपको, हाँ, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इट इज इक्वल टू k व्हेन x इज लेस देन k+1 एंड ग्रेटर देन k, और इक्वल टू भी मैं लगा सकता हूँ। और k क्या होगा, k एक इंटीजर होगा, यानी कि x इंटीजर हो। अच्छा, अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर x ही आ जाएगा, और अगर x इंटीजर नहीं है तो फिर ये वाला लग जाएगा। ठीक है, अगर x के इंटीजर के इक्वल है तो k आंसर आ जाएगा, वो भी सही है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज हम करें तो आगे करना है हमने, फिर ये सारा 11th में चला जाता है। ठीक है, तो बेसिक पता होना चाहिए। इसके बाद स्मॉलेस्ट इंटीजर बिल्कुल उल्टा है, तो इसमें उतरती हुई सीढ़ियाँ हो जाएंगी, बना लोगे। और 1.2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2। ठीक है, और 1.3 का भी स्मॉलेस्ट इंटीजर, इसमें बड़े वाले पे जाता है, उसमें छोटे वाले पे आता है। -3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -4। -3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -4। ठीक है, -3.5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर, अब बड़े वाले पे जाएगा, -3। -2.5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट में नीचे बंद नहीं करते, ग्रेटेस्ट में बंद करते हैं। अच्छा, इसमें भी वही है, क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, नहीं, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, इसके बाद सिग्नम फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, इनकी रेंज क्या है, इन दोनों की रेंज क्या है, डोमेन तो हमें पता लगेगी, रियल नंबर, रेंज क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, दोनों की, ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी और स्मॉलेस्ट, दे ऑलवेज गिव्स इंटीजर, तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए। ठीक है, अच्छा एक बात, जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था और जो ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन था, ये दोनों फंक्शन आपके डिसकॉन्टिन्यूस होंगे इंटीग्रल पॉइंट्स पर, एट इंटीग्रल वैल्यूज लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। ग्राफिकली अप्रोच से दिखाऊं, ऐसे था, ये 2 था, ये 1 था। 1 पॉइंट पर अगर राइट साइड देखूं तो लिमिट क्या मिलती है, 1, और 1 के लेफ्ट साइड से लिमिट क्या मिलेगी, 0। समझ में आई? इधर अप्रोच करेगा ना तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, फंक्शन की वैल्यू तो आती है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इंटीग्रल पॉइंट्स पर, इंटीजर्स पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी और स्मॉलेस्ट इंटीजर भी क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस, और नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस, लाइक 0.1 0.2, यानी कि नॉन इंटीग्रल वैल्यू पर ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। ठीक है, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम x 1, ये एक्चुअल में क्या होता है, मोड x बाय में x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। अब मोड x खोलेंगे तो प्लस x माइनस x, प्लस x बाय x इज 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो इसको स्पेशली डिफाइन किया हुआ है 0 अलग से, और व्हेन x इज लेस देन 0 तो आपके पास तो कितना बन गया, -1। यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो इसको ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर सर्कल, 0 पर तो 0 लेता है,
0 के बाद 1, 0 से पहले -1। क्लियर होगी बात? कैसा फंक्शन है? रेंज बड़ी स्पेसिफिक सी आ रही है, यही तो रेंज है। रियल टू रियल का फंक्शन है, कोडोमेन रियल है, रेंज ये है, तो ऑन टू नहीं होगा। इनको छोड़कर बाकी किसी की भी प्री इमेज नहीं है। और डोमेन रियल नंबर है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? क्यों? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को ना बुरी तरह से फेल करा। देखो यही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर, पूरे पॉइंट्स आ गए, एक आधा नहीं आया, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए। 1 2 3। F1 का आंसर, F2 का आंसर, हाँ 1 1 1 1, ठीक है। F3 का आंसर। चलिए आगे। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? fx इज इक्वल टू कांस्टेंट कोई भी सी, क्लियर। मान लो 3, fx इक्वल टू 3, ग्राफ बना कर देखना, यहाँ पर 3, y इज इक्वल टू 3, यही तो लाइन बनती है fx और y। कैसा होगा फंक्शन? स्लोप 0 होगा, स्लोप 0 होगा, y इंटरसेप्ट 3 होगा, और 1 1 नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, क्लियर, ऑन टू भी नहीं होगा। डिफरेंशिएबल हर एक पॉइंट पर होगा, होगा हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, है ना। कॉन्टिन्यूस होगा हर एक पर, बिल्कुल होगा, ठीक है। और 1 1 और ऑन टू नहीं होगा, क्लियर। और फंक्शन की लिमिट 3 निकलेगी हर एक पॉइंट पर, अब फंक्शन की वैल्यू भी 3 है, तो रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन जो है वो हमारा फंक्शन कैसा है? 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन, और एक रह गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये पांचों फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये होता है एक्स, क्या कह रहा है, एक्सपोनेंशियल बताता हूँ, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या करेंगे? x माइनस ग्रेटेस्ट, ये ग्राफ बनता है, या 1 2 3 0 1 -1, ये ग्राफ बनता है। तो इसकी जो रेंज है वो क्या आएगी? 0 से 1, 1 पे तो ओपन, 0 पे क्लोज। डोमेन क्या आएगी? डोमेन रियल नंबर है। अगेन क्या ये फंक्शन 1 1 है? नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन को टेस्ट को सेटिस्फाई तो कहाँ कर रहा है? तो 1 1 नहीं है, तो इट इज अगेन नॉट 1 1। और ऑन टू है क्या? नहीं, नॉट ऑन टू, मतलब ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है। रेंज ही यही है, इससे बड़े नंबर के लिए आएगा ही नहीं, है ना। अब जैसे 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो 0.2 आएगा। कैसे निकाला? 1.2 में से 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 1 होता है तो 1.2 माइनस 1 कितना आ गया? क्लियर। माइनस 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, -1.2 माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट, ये होता है -2, बन गया +2, कितना आएगा आंसर? 0.8। क्लियर। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ना ही माइनस में इक्वल है, वो अलग देता है, वो अलग देता है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो ये आ गई, और डोमेन, ठीक है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो स्पेशल फंक्शंस हो गए हमारे। अब एक्सपोनेंशियल कह रहे हैं, e की पावर x, a की पावर x, log x और log x विद बेस a विद बेस e, 4 टाइप के फंक्शन है। पहले हम e की पावर x की बात करें तो e की पावर x का ग्राफ बनता है ऐसा, ये बनता है e की पावर x का ग्राफ। कैसा फंक्शन है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, एक ही पॉइंट पर तो कट रहा है, तो ये फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा। क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? नहीं। हमने डिस्कस कर रखा है a की पावर x फैमिली हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन 0 होती है, इक्वल टू भी नहीं होती, माइनस इन्फिनिटी पर जाएगी। अच्छा, अगर e की पावर -x के ग्राफ को डिस्कस करें तो ये हो जाएगा, e की पावर टच नहीं करेगा, सिम्टोट होएगा, इसको टच नहीं करेगा, दूर रहेगा, ठीक है। ये भी कैसा फंक्शन है? 1 1 है पर ऑन टू नहीं है। a की पावर x और e की पावर x में क्या डिफरेंस है भाई? e 2.71828 अप्रॉक्स वैल्यू, यूलर्स नंबर। a कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 2 3 कुछ भी। लेट्स से अगर मुझे ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ है मेरा 2 की पावर x का, अब मुझे 3 की पावर x का ग्राफ बनाना है, पता कैसे बनेगा? ये 3 की पावर x का बनेगा, इसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा नहीं होगा। अगर मैं x की वैल्यू 5 डाल रहा हूँ तो 2 की पावर 5 का आंसर कितना आएगा? 32, और 3 पर 5 का 243। कहाँ 32, कहाँ 243? अगर x यहाँ 5 है तो ये 32 और ये रेट ऑफ चेंज कितना हाई हो गया?
और फिर इसी तरह से जब डिक्रीज होगा तो ये ज़्यादा डिक्रीज करेगा पहले। क्लियर? अच्छा एक बात और देखो, e की बार x, e की बार x कैसे फंक्शन है? ऑलवेज इंक्रीजिंग। और e की बार माइनस एक्स कैसा फंक्शन है? ऑलवेज डिक्रीजिंग। क्लियर? अब इसी में मैं आपसे पूछूं 2 की बार माइनस एक्स का ग्राफ, और मान लो मैंने आपसे पूछा 1/2 के पावर एक्स का ग्राफ, यही तो है, ध्यान से देख, यही नहीं है। 1/2 की बार एक्स नहीं बन गया, 1/2 की पावर नहीं एक्स आ गया। समझ में आई बात? मतलब आपने ये देखना है कि e की पावर x का हो या a की पावर x का हो, कुल मिलाकर a की पावर x का हो, a 0 से 1 के बीच में है अगर, तो डिक्रीजिंग होएगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। a 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग होगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। दोनों केसेस में फंक्शन 1 1 है। दोनों केसेस में फंक्शन y एक्सिस को 0 पर काटता है। y एक्सिस को कहाँ काटेगा? y को 1 पर, y एक्सिस को 1 पॉइंट पर काटेगा। x वैल्यू जब 0 लोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। x एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, x को कभी क्रॉस नहीं करेगा, टच ही नहीं करेगा, क्रॉस कहाँ से कर लेगा? मतलब y 0 नहीं हो सकता कभी भी, एक ही बार x 0 नहीं हो सकता। ये डिक्रीजिंग होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। दोनों फंक्शन 1 1 होंगे और ऑन टू दोनों नहीं होंगे, 1 1 दोनों होंगे, ऑन टू दोनों नहीं होंगे। क्लियर हुआ? प्रॉपर्टीज इसकी एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज हैं, एक ही बार x, एक ही बार y, एक ही बार x प्लस वाई, बेस सेम, पावर ऐड हो जाती हैं वगैरह वगैरह, ये तो तुम्हें पता ही है। बेस अब जैसे 3 की बार x इक्वल टू 1 है तो आपकी x वैल्यू कितनी निकलेगी? 0। कैसे निकली? फिर उसको हमने इक्वेट कर दिया, है ना। चलिए आगे, एक्सपोनेंशियल क्लियर। इसके बाद तो इंक्रीजिंग वगैरह भी पता लग गया, डिफरेंशिएबल भी है ये फंक्शन, कर्व स्मूथ है, डिफरेंशिएबल भी है हर एक पॉइंट पर। अच्छा, और देखिए इधर से log x का ग्राफ ऐसा बनता है, ये ग्राफ बनता है log x का, जिसके अंदर बेस क्या है मेरे पास? a, या e बेस ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। a जो बेस ले रहा हूँ मैं वो किससे बड़ा ले रहा हूँ? 1 से, और e जो होता है ना बेस, वो तो 2.1 से बड़ा ही होता है ये ग्राफ। और ये कहाँ पर कट करता है x एक्सिस को? वो वाला y को कट करता है। क्लियर हुई बात? अगर मैं पूछूं इसका आपको बताना है मिरर इमेज, a की पावर x लिख दूं, और a क्या है? 1 से बड़ा है। ये दोनों ग्राफ कैसे हैं? एक दूसरे की मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज ऐसी है, किस लाइन के अबाउट मिरर इमेज देखी हुई है? y इज इक्वल टू x के अबाउट। तो ये वाला पोर्शन ऐसे आ गया और ये वाला पोर्शन ऐसे हो गया। ये देखो, ये मिरर में आ गए, ये इधर है तो ये इधर आ गया। क्लियर हुआ? मिरर इमेज आनी चाहिए बनानी, ठीक है। जैसे एक मिरर इमेज देखें अगर हम, इसकी मिरर इमेज कैसी दिखेगी? ऐसी, ठीक है। इसकी मिरर इमेज कैसी दिखेगी? क्लियर हुई बात? ठीक है। अच्छा, अगर ये x है तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये क्या बनेगा? y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। कैसा बनेगा ग्राफ? मुंह नीचे कर लेगा। कैसा बनेगा ग्राफ? कितना इधर? माइनस एक्स लिखा बस मैंने। अरे यही ग्राफ है मोड एक्स का। मोड एक्स और माइनस मोड एक्स इक्वल ही तो होते हैं। -1 का मोड 1 ही तो होता है, बराबर ही तो होते हैं। इस माइनस की क्या औकात अंदर है मोड के, यही बस समझ में। कितना जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में। माइनस बाहर आ गया, नीचे मुंह कर लिया उसने, माइनस अंदर कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। मॉडलेस तो पॉजिटिव ही रहता है, नॉन नेगेटिव रहता है बेसिकली। चलिए आगे। तो मिरर इमेज इसकी ये है। अभी ये बात क्लियर? ये यहाँ पर कट करता है इसको। अच्छा, और इंक्रीजिंग है ना या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भाई। इक्वलिटी कहाँ पर आ रही है? स्ट्रिक्टली। वो e की बार x, a की बार x वाले क्या थे? वो भी स्ट्रिक्टली थे। इक्वल टू कहीं आएगा ही नहीं। क्लियर? इंक्रीजिंग कहते तो भी गलत नहीं है, ऑप्शन में आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, फिर मैं किस पे करूंगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग आया तो भी ठीक है। अच्छा, और ये वाला हो गया है। अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो क्या होएगा? फिर ऐसे चला जाएगा, कट वहीं पर करेगा, ये डिक्रीजिंग हो गया। क्लियर? इसका इनवर्स इमेज क्या बनेगा? ये वाला, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, समझ भी नहीं आ रहा होगा। ये
ये आपके पास एक ही बार एक्स का ग्राफ है जब ए 0 से लेकर 1 के बीच में है। समझ में आई बात? इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है। इसमें तो आएगा ना समझ में मिरर इमेज वाला, इसमें नहीं आएगा समझ में। प्रॉब्लम पता है क्यों नहीं आएगा समझ में? इस मिरर पता है क्या है? y इक्वल टू एक्स मिरर है, y इक्वल टू एक्स वाला मिरर है। तो इसका थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। ये वाला नहीं है मिरर, यही वाला मिरर है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ की इन सब की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग पता लग गए, ये डिक्रीजिंग है, यानी जब a 0 से 1 में होता है तो, और ये सही भी है, 1/2 जैसे 1/2 1/3 कौन बड़ा है, लेकिन 1/2 का स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर कौन बड़ा हो गया? 1/2 0.5 0.3 से बड़ा है ना। ये स्क्वायर करते हैं तो पॉइंट, यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है बड़ा 1/9। हाँ, इसमें तो यही आ रहा है। एक मिनट रुको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 3 किससे बड़ा है? ठीक है 1/3, और इसमें तो रिवर्स रिलेशन हो जाता है ना। तो a जब 0 से 1 के बीच में है तो ये फ्रैक्शन वाले केस बन रहे हैं, और a जब 1 से बड़ा तो ये इंटीजर वाले केस बन रहे हैं, ठीक है। जब a 0 से 1 के बीच में है तो a की बार x का ग्राफ ये बनता है और log x का ग्राफ ये बनता है। दोनों ही क्या हो जाते हैं? डिक्रीजिंग। जब a 1 से बड़ा है तो e की पावर या a की पावर x का ग्राफ बनता है ये वाला, ठीक है। और log x का ग्राफ कौन सा बनता है? ये वाला। दोनों ही क्या बनते हैं? इंक्रीजिंग, ठीक है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या है? ये डिफरेंशिएशन वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज होती हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज। तो log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। ध्यान रखना प्लस का कोई रूल नहीं है, कहीं ऐसे कुछ नहीं होता log x प्लस वाई इज इक्वल टू, नहीं, कुछ भी नहीं बनता। अब प्लस वाले को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई वाले को कर सकते हो सेपरेट। सारे दोनों जो है प्लस में आ जाएंगे, 3 होंगे तो 3 प्लस में आ जाएंगे, अगर डिवाइड वाले हैं तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे। log x माइनस log y, जो भी बेस है उस बेस के अकॉर्डिंग। log 1 का आंसर क्या होता है? 0। डेफिनेशन क्या होता है? a की बार x अगर n के इक्वल है तो log ऑफ n टू बेस a किसके इक्वल हो जाएगा? x। यानी लॉगरिथम क्या देता है? आपको पावर देता है जो रेस करने पर आपको वही मिल जाए, ठीक है। और लॉगरिथम की जो डोमेन होती है, अगर मान लो log ऑफ fx आ गया तो जो डोमेन है वो क्या होगी? fx हैज टू बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और जो इसके नीचे बेस होगा वो बेस भी क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा, और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशन लगाते हो आप लॉगरिथम की डोमेन निकालने में, ठीक है। अगर log m रेज पावर n है तो क्या बनेगा? n log m। कई बार ना ये आ जाता है log m रेज पावर n, और यहाँ a की पावर b है, बेस भी a की पावर b में है, तो बनेगा 1/b log ऑफ m रेज पावर n। n को भी आगे ले आओ, n log, तो n/b दिस। बेस शिफ्टिंग फॉर्मूला, अगर log a टू बेस b है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log a टू log b। और यहाँ से आपको एक बात समझ, अब बेस कॉमन बेस हो गया e, log a टू बेस b और log b टू बेस a, इसका आंसर कितना आएगा? 1। कट जाएंगे, सिमेट्रिकल ऑर्डर में है। log 1 का आंसर 0 मैं बता चुका हूँ। अगर log a पूछ लें और बेस a हो तो आंसर 1, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओगे, या चलो 1 मिनट हम ही कर लेते हैं साथ में सॉल्व। 2 log क्या लिखे? इस 1 को क्या लिख दूं? या ना भी लिखूं तब भी चलेगा। एक बात बताओ, ये वाली प्रॉपर्टी थी एक, a log fx, बेस अगर a हो तो क्या आंसर आता है? सही है, एडजस्ट हो जाएगा ये। अगर बेस कुछ और होता है अगला तो नहीं करता, तो यानी कितना आएगा? x² माइनस एक्स। चलिए आगे, अब क्या बनेगा? ये 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं ठीक है 1 ही है ना। बताओ सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा? x² माइनस 2x, ठीक है। और इज इक्वल टू लेट से क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ पर कितना आ गया? 0।
x कॉमन आ गया, x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 और 2। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया वो क्या आ गया 0 और 2, है ना। बट ये दोनों ही गलत हैं, गलत नहीं है, मतलब आप इनको क्या करने को आगे रिजेक्ट, x की इन दोनों वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। जब हम x वैल्यू 0 लेंगे तो क्या बनेगा, अभी बताया था कि लॉगरिथम के अंदर 0 से बड़ा होना चाहिए, और जब हम 2 लेंगे तब भी क्या बनेगा, समझ में आई बात। तो कई बार ऐसा ही होता है पेपर में, हम सब ठीक कर रहे होते हैं और हमारा आंसर भी सब ठीक आ जाता है और ऑप्शन भी दे रखा होता है, लेकिन हम गलती वहाँ करते हैं, हम उन नंबरों को उस क्वेश्चन के अंदर चेक नहीं करते, और क्वेश्चन में चेक करें तो हमें पता लगता है कि अब जैसे कि इन्वर्स वाले क्वेश्चन में जहाँ पर वो नोट डिफाइंड होता है तो आंसर तो आ रहा होता है x की वैल्यू, लेकिन उस पर वो डिफाइंड ही नहीं है। अब यहाँ पर 0 और 2 इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उसकी डोमेन डेफिनेशन के बाहर है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन के बाहर है। लॉगरिथम तभी डिफाइन होता है जब ये वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी, और वहाँ पर 0 ही आ रहा है। तो x गलत नहीं किया मैंने सॉल्व करने में, बट रिजेक्ट करना है वो अलग पार्ट है, वो सीखना जरूरी है। जान के तभी ये वाला क्वेश्चन दिया था कि इसमें यही वाली बात सिखानी थी, ठीक है। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, एक आधी और छोटी छोटी बात है, अगर आपके पास log x इज इक्वल टू log y है तो क्या होएगा, x y के इक्वल हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा जनरल, ठीक है। स्पेसिफिक में तो कुछ और के बेस लेकर कर सकता हूँ मैं, बट अदरवाइज अगर log x log y से बड़ा है तो x y से बड़ा होगा, हाँ, प्रोवाइडेड a जो बेस है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से। अगर क्या हो जाए, a 1 से छोटा हो जाए, यानी 0 से 1 के बीच में आए, तो अब इसका आंसर पता क्या आएगा, हाँ, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ये ना सिर्फ बोर्ड में काम आएंगे, आगे भी बहुत चीज़ें काम आएंगी, जितने भी रूल्स ये सब बता रहा हूँ मैं। चलिए आगे, ये हो गया हमारा डोमेन रेंज स्टैंडर्ड फंक्शंस। ट्रिवियल इनइक्वालिटी बतानी है कुछ, ट्रिवियल इनइक्वालिटी 1 2 a की पावर x e की पावर x, x में इक्वल टू नहीं आता, रूट x, ये चीज़ें मैथ में हमेशा ट्रू है। x रियल नंबर, x रियल नंबर, x रियल नंबर, लेकिन यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखते हैं कौन से फंक्शन 1 1 है हमेशा, कौन से फंक्शन जो 1 1 होते हैं, लीनियर फंक्शन 1 1 होते हैं। लीनियर फंक्शन क्या होते हैं, 1 1। एक ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, पर एक्सपेक्टेड ऐसा आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। ये एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन लीनियर है, f इज अ लीनियर फंक्शन। बताओ फंक्शन क्या है, पहले पता होना चाहिए लीनियर फंक्शन क्या होता है। ax प्लस बी, x को 1 डाल दो, f की वैल्यू 1, यहाँ से डाल दें x को 0, कोई भी 2 एलिमेंट लेने हमने, 0 डाल दो तो b आ गया सीधा, b की वैल्यू तो -1 आई गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो फंक्शन क्या बन गया 2x - 1। आपको ऑप्शन MCQ ऑप्शन दे रखे होंगे, उन ऑप्शंस में से देख लेना जो सेटिस्फाई करता हो। 2 × 1 - 1 तो 1 ही आएगा, 2 2 = 4, ठीक है, 2 2 = 4 -1, माइनस ही लेंगे तो 2 × -3 -6 -1 -7, और ये सेटिस्फाई कर रहे हैं चारों एलिमेंट। तो लीनियर फंक्शन क्या आ गया 2x - 1, ठीक है। जो लीनियर फंक्शन होते हैं ax + b, ये वाले फंक्शन क्या होते हैं हमारे 1 1 होते हैं, एक एलिमेंट के लिए एक ही आंसर देंगे, ठीक है, ये 1 1 फंक्शन होते हैं। तो अब जैसे ही आपके पास 3x + 4 फंक्शन आ गया तो 1 1 होगा, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, कट जाएंगे उसके अंदर, है ना। और कौन से फंक्शन जो 1 1 होते हैं, क्यूब फंक्शन 1 1 होता है, x³ 1 1 होता है, ज़्यादा वो x³ x1³ x2³ माइनस लाकर फिर वो आइडेंटिटी बनाकर फिर वो स्क्वायर वाला उस फैक्टर को रिजेक्ट करते हो, इतना सारा डिटेल में करने की नीड नहीं है, अभी ध्यान रखो x³ इस टाइप से। ax + b cx + d इस टाइप का फंक्शन, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, कैसा हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। जैसे x - 2 x - 3, अब आप चेक ना करके देखना कि x1 x2 डालकर देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई काटेंगे, फिर x1 = x2 आएगा। ध्यान रखो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 है। ax + b cx + d वाला फंक्शन क्या होता है हमारा 1 1 होता है, ठीक है। ऑब्वियसली x की वैल्यू -d/c नहीं होनी चाहिए, वो डोमेन में देख भी नहीं रखा होगा, ठीक है। और एक ये देखो, जैसे n+1 और n-1, n इवन है, n इवन है और n क्या है ओड है, अलग के लिए अलग रूल डिफाइन कर रखे हैं, तो फंक्शन हमारा 1 1 है, 1 1 है, ठीक है। अच्छा, ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शन में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n+1/2 और n/2, n इज ओड, NCERT क्वेश्चन है ये, n इज इवन,
ये फंक्शन हमारा fn, ये फंक्शन हमारा n ओड any1 ऑन टू है पर 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। f1 का आंसर निकालो, 1 + 1 2/2। f2 का आंसर जब even होगा तो ये रूल लेना है, दोनों का आंसर 1 आ गया, नहीं है, 1 1 नहीं है और ऑन टू है, ठीक है। अच्छा देखें ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, x बाय 1 + mod x। पेपर में मत करके देखना, बहुत लेंथी होता है, 3-4 केस कौन बनाएगा। ये फंक्शन x³ + x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला फंक्शन, ठीक है। और कोई मैंने लिया स्पेसिफिकली नहीं, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस कैसे हैं, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, x³ + x, x बाय 1 + mod x, ध्यान रखना। अच्छा देखो एक चीज़ और, x³ कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। x² नहीं होगा, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उनमें इवन पावर जरूर मिलती है, x² हो गया, x4 हो गया, पता क्यों, इनके आंसर -1 हो सकते हैं कभी, x² का आंसर आयोटा बता देगा फिर तो, x4 का आंसर नेगेटिव हो सकता है नहीं, कोड डोमेन में अगर नेगेटिव नंबर है और इवन पावर लग रही है तो आपके आंसर नॉन नेगेटिव आएंगे यहाँ से, और उसमें नेगेटिव नंबर भी दे रखे हैं, कोड डोमेन और रेंज इक्वल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये नॉट ऑन टू वाले केस हो गए, ठीक है। अच्छा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उसमें sin x 1 1 है नहीं, ऐसा बनता है ना ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1 1 नहीं है, और इसके अंदर ही है ग्राफ, ऊपर नीचे नहीं बन रहा। ऑन टू का ग्राफिकल पता है ना, ऑन टू ग्राफिकल कैसे करते हैं, जो ग्राफ आपका बन रहा है वो पूरे y के एक्सिस पर आना चाहिए, तो नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, कोस का नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। tan फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा कैसा है, इंक्रीजिंग, ये मोनोटोनिक नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहे हैं, पर tan फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक ही बात है, तो ये फंक्शन आपका हमेशा इंक्रीजिंग आता है, क्लियर होगी बात। और कोटेक्स फंक्शन हमेशा क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, क्लियर, ये ऐसे बनता है इसका ग्राफ ऐसा, ठीक है। कॉनकेविटी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, तो ये डिक्रीजिंग करता है, ये इंक्रीजिंग होता है। अच्छा पीछे चला दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखें अगर हम इस फंक्शन में, तो ये 1 1 है नहीं, 1 1 है नहीं है, पर ऑन टू है, tan फंक्शन ऑन टू है, यस, कोट फंक्शन ऑन टू है, यस, ये फंक्शन ऑन टू है, क्लियर होगी बात। tan और कोट फंक्शन ऐसे हैं जो ऑन टू है, बाकी सीकेंट कोसिकेंट अगेन नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, जैसे साइन का ग्राफ है तो 0 पर 0 होता है, वो 0 पर नॉट डिफाइंड चला जाता है, तो ये बन जाता है किसका ग्राफ, कोसिकेंट का। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, और यहाँ पर π/2 पर 1 लेता है, ये 1 से तो शुरू होता है और आगे ऊपर जाता है, और फिर दूसरी कटोरी यहाँ नीचे बन जाएगी, फिर तीसरी इसके नीचे आ जाएगी, क्लियर। और कोस में जहाँ पर ये आंसर 0 लेता है वहाँ पर वो 1 लेगा, मतलब नॉट डिफाइंड करेगा ना, 1 पर 1 ही लेगा, तो ये ऐसा बन जाता है। और फिर उसके बाद ठीक अगेन 1 1 भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में हो गया। इन्वर्स का इन्वर्स वाले में देखते हैं, ठीक है। ग्राफिकल अप्रोच मैंने बता दिया, वर्टिकल एंड टेस्ट बता दिया, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू में मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इवन पावर वाले फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये फंक्शन नीदर 1 1 नॉर ऑन टू है। ट्रिग्नोमेट्री में एक tan और कोट का एक्सेप्शन मिल गया कि हमें वो ऑन टू मिल रहा है बस, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस बता दी है। इक्विवेलेंस क्लास कल बता दी थी, इक्विवेलेंस क्लास है ना, तो बताने की नीड है दोबारा, डेफिनेशन हो गई थी उसके, है ना, अच्छे से हो गई थी, इक्विवेलेंस क्लास हो गया था। इनवर्स लीनियर मैपिंग को फाइंड कर लिया हमने, जो fx लीनियर मैपिंग वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। तो ये जो था मैंने चैप्टर 1 के लिए सारा सामान तुम्हें समझा दिया अभी, ठीक है। लेते हैं गैप, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 5-7 मिनट का, 10 मिनट का।